कच्ची सड़क जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग की वजह बन गई। ये जंग 1965 की जंग है, जिसकी शुरुआत एक कच्ची सड़क की वजह से हुई। ये सड़क सिंध के इलाके रन ऑफ कच्छ में पाक फौज ने दो इलाकों डंग और सराय को मिलाने के लिए 18 मील की एक तवील नापुख्ता सड़क तामीर की। जब इस सड़क की तामीर शुरू हुई तो भारत ने एहतजाज शुरू कर दिया सफारती सतह पर, लेकिन पाकिस्तान ने यह मौकफ अपनाया कि ये इलाके तो क़याम पाकिस्तान से ही पाकिस्तान के हैं। लेकिन भारत ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए अपनी इन इलाकों में मुख्तलिफ चेक पोस्टें तामीर करना शुरू कर दी, जिसके बाद झड़पों का आगाज हो गया और ये झड़पें बाद आज़ां एक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर गई। इस जंग में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मूसा खान थे। जनरल मूसा खान का जो दौर है वो तकरीबन उनका सारा आर्मी चीफ का दुरानिया ही मुख्तलिफ जंगों और ऑपरेशन में से गुजरता है। जनरल मूसा खान जो कि एक नहायत ही सख्त आर्मी चीफ थे, इसका अंदाजा आप मुख्तलिफ वाक़यात से लगाएंगे जो कि मैं इस किस्म में आगे बयान करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूं। वजीर आज़म जो कि मोहम्मद अली बोगरा थे, वो भी बैरून मुमालिक की तरह पाकिस्तान में भी बाएं हाथ ड्राइविंग के अहकामात देना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बुलाई जिसमें आर्मी चीफ जनरल मूसा खान ने वज़ारत दफा की क़यादत करनी थी। जब ये कमेटी के सामने ये रखा गया कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी बाएं हाथ ड्राइविंग के अहकामात दिए जाएं, तो मूसा खान ने वज़ीर आज़म के साथ मशवरे के बगैर ही ये कह दिया कि ये मुमकिन नहीं। जब एक ब्यूरोक्रेट की तरफ से उन्हें कहा गया कि क्या आपने वज़ीर दिफा से मशवरा किया है, इसका दरअसल मकसद ये था कि क्या आपने वज़ीर आज़म से इस बात पर मशवरा किया है, फिर आप ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वज़ीर दिफा वज़ीर आज़म ही थे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब कमेटी की रिपोर्ट उनके सामने जाएगी तो उन्हें मेरी राय का अंदाजा हो जाएगा। यूं इस तरह जनरल मूसा खान की मुखालफत की वजह से वजीर आजम का बाएं हाथ ड्राइविंग के अहकामात का मंसूबा धरे का धरा रह गया। इसके अलावा अगर बात करते चलें तो जब पाकिस्तान की अफवाज को 1965 में की शुरुआत में जब रन ऑफ कच्छ के इलाकों में फतह हासिल हुई तो पाक फौज के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके थे कि उन्होंने कश्मीर की आज़ादी का अधूरा मिशन भी पूरा करने का फैसला किया। ये मिशन जो 1948 में जंग बंदी की वजह से वहीं पर ख़त्म हो गया था, इस ऑपरेशन को दोबारा जिंदा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज किया गया। इसके लिए मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं को भी इसमें अफवाज में शामिल किया गया और इस ऑपरेशन को शुरू करने का मकसद ये था, जो ये फैसला हुआ वो ये था कि इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की अफवाज का साथ देंगे और इसके अलावा दूसरा मंसूबा ये था कि भारत कभी भी बाउंड्री लाइन अबूर नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों अंदाजे ही गलत हुए। ना तो कश्मीरी आवाम ने पाकिस्तान की अफवाज का साथ दिया और भारत ने भी बाउंड्री लाइन अबूर करके मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन तकरीबन नाकाम हो गया। लेकिन इसके बाद भारत की सप्लाई लाइन को मंसूख करने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया गया और इस ऑपरेशन का मकसद अखनौर की तरफ पेशकदमी करते हुए भारत की सप्लाई लाइन को मुनक़ता करना है। लेकिन जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम
अपनी मुकम्मल कामयाबी के साथ जारी था तो जनरल मूसा खान ने एक भोंडा फैसला कर दिया। ये फैसला ये था कि मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलक जो कि इस ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे उनको बगैर किसी वजह के तब्दील कर दिया गया और ऑपरेशन की क़यादत याह्या खान की सुपुर्द कर दी गई। क़यादत के इस बदलने की वजह से भारत को संभलने का मौका मिल गया और वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो कि कामयाबी से जारी था उसने नाकामी की तरफ रुख अपना तब्दील कर लिया। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को इस कदर खुफिया रखा गया कि एयर मार्शल नूर खान को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया गया। उन्होंने जब जनरल मूसा खान से इस बात पर रहनुमाई चाहिए या इस बात को तफसील से पूछना चाहा तो जनरल मूसा खान पहले तो मुकम्मल तौर पर इनकार करते रहे कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम या ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम का कोई ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। लेकिन बाद में जनरल मूसा ने गुफ्तगू के आखिर पर तंजिया अंदाज में कहा कि हाँ मैंने सुना है कि इस नाम के कोई ऑपरेशन शुरू हुए हैं। नाजरीन, रन ऑफ कच्छ की लड़ाई ने उस वक्त एक अजीब सूरत हाल अख्तियार कर ली जब यह पता चला कि पाकिस्तान के फजाइया के जो सरबराह हैं असगर खान उन्होंने GHQ को इत्माद में लिए बगैर ही भारत के फजाइया के सरबराह को ये कहा है कि रन ऑफ कच्छ की इस लड़ाई में ज़मीनी फौजें ही नबर्द आजमा होंगी और दोनों ममालिक की जो फिजाइया है वो इसमें शिरकत नहीं करेगी। असगर खान थे, उन्होंने बाद इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए बताते हैं अपनी हमायत में कि उस वक्त जो भारत की फजाइया थी उसको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल थी, इस वजह से ये फैसला किया गया। लेकिन आर्मी चीफ मूसा खान अपनी किताब जवान टू जनरल में इस बात को निहायत ही भोंडा करार देते हैं और कहते हैं कि जो पाकिस्तान की माड़ीपुर एयरफील्ड थी वो रन ऑफ कच्छ से कुछ ही फासले पर थी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो तैयारे थे उनको भारत पर फोकियत हासिल थी, लिहाजा जनरल असगर खान का ये उज़र काबिल कबूल नहीं कि जो इंडिया की फिजाइया थी उसको पाकिस्तान पर फोकियत हासिल थी। नाज़रीन, जनरल मूसा को हिस्ट्री में ज़्यादा इस वजह से नहीं याद किया जाता क्योंकि इनके ऊपर सदर अयूब खान थे, क्योंकि अयूब खान खुद एक फौजी थे। इस वजह से मूसा खान के दौर में ज़्यादातर तज़किरा उन्हीं का मिलता है। तो आज की मूसा खान किस्से इतना ही। यहाँ पर मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या भी पहले सुना दूँ। वो वाक़या कुछ यूँ है कि जनरल मूसा अपनी किताब में लिखते हैं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अली ने उनको कहा कि आप अपनी रहाइश गाह मेरे साथ तब्दील कर लें, और इसमें वो उज़र ये बताते हैं कि जो वज़ीर ख़जाना थे मोहम्मद अली वो इस वजह से रहाइश गाह तब्दील करना चाहते थे क्योंकि उनकी रहाइश गाह में जिन्नात थे और जिनके डर की वजह से उन्होंने फैसला किया कि रहाइश गाह तब्दील की जाए। बाद जब मैं उस रहाइश गाह में गया तो मैंने मशहद से एक पीरे कामिल को बुलाया और 3 दिन का वहाँ पर चिल्ला काटा गया, जिसके बाद जिन्नात को वहाँ से भगाया गया और फिर मैं उस रहाइश गाह पर क़याम करना शुरू कर दिया। तो आज की इस किस्से इतना ही। अगली किस्त काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के कौन से वो आर्मी चीफ हैं जिनके 500 हसीनाओं के साथ अय्याशियों के सबूत मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।